हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो के अंदर लिमिटेशन एक्ट 1963 के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही अपन कुछ इम्पोर्टेंट बात भी करेंगे। तो लिमिटेशन एक्ट क्या होता है ये समझते हैं पहले कि लिमिटेशन एक्ट जो कोई एक निश्चित अवधि होती है, जो टाइम पीरियड दिया जाता है, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर वो बीत जाता है टाइम पीरियड, तो अपन कोई भी एप्लीकेशन है या अपील है या कोई भी वाद है वो दायर नहीं कर पाते हैं। तो क्या लिमिटेशन एक्ट जो इसका स्वरूप है वो किस प्रकार है? क्या ये एडजेक्टिव लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है? तो जो लिमिटेशन एक्ट का जो स्वरूप है वो एडजेक्टिव लॉ की तरह है और ना ही ये साधारण विधि यानी सब्सटेंटिव लॉ का है। क्यों? क्योंकि यह केवल रेमेडी को ही बाधित करता है और किसी प्रकार के राइट को नहीं। राइट को न तो सृजन करता है, न ही उनकी समाप्त करता है, यानी इसको समाप्त करता है। लेकिन उक्त एक नियम भी इसके अंदर जो सेक्शन 27 के अंदर बताता है कि सेक्शन 27 ये कहता है कि केवल उपचार बाधित करता है बल्कि अधिकार भी समाप्त करता है। तो जब लिमिटेशन एक्ट 1 जनवरी 1964 को लागू हुआ, तो लागू होने के बाद क्या ये पूर्ण रूप से या व्यापक रूप में संहिता बनी, क्या यह देशी विधि थी, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो जब ये बना तो ये एक पूर्ण रूप से और व्यापक संहिता बनी थी। और ये क्या था कि जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का अपन निर्वचन कर रहे थे तो उस स्थान की विधि यानी उस देश की विधि के अनुसार लागू किया जाता था। जहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो उसकी विधि वहाँ पर लागू हो जाती है, यानी यह देशी विधि है। फिर अपन ने बात की थी कि जो इसका व्यवहारिक स्वरूप है उसके कारण जो उसका प्रभाव है वो किस प्रकार होगा। तो उसका जो प्रभाव होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव यानी भूतलक्षी प्रभाव वाला माना जाता है। बात करते हैं अब अपन क्वेश्चन के बारे में, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट नॉट अप्लाई ऑन। परिसीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कॉर्पोरेट बॉडीज, सेकंड ऑप्शन क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, थर्ड ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेंट इंक्लूड ऑप्शन ए पिटिशनर, ऑप्शन बी एग्जीक्यूटर, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यानी आवेदक के अंदर कौन शामिल है? याचिकाकर्ता, निष्पादक, प्रशासक या सभी? तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ अबव, सभी। यानी जो अपने परिभाषा दे रखी है इसकी सेक्शन 2 के अंदर दे रखा है, आवेदक के अंदर ये तीनों चीज़ें आती है। निष्पादक भी आता है, प्रशासक भी आता है और अर्जीदार भी आता है। तो 2A के अंदर इसकी परिभाषा दे रखी है कि एप्लीकेंट इंक्लूड a petitioner, second any person from through whom an application drive has right to apply, यानी वह व्यक्ति जिसके माध्यम से आवेदक आवेदन करने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है। थर्ड पॉइंट, एनी पर्सन हुज स्टेट इन रिप्रेजेंटेड बाय द एप्लीकेंट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और द अदर रिप्रेजेंटेटिव, यानी वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व आवेदक द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेंट के अंदर कौन कौन शामिल है? तो ये तीनों शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच इज इंक्लूड इन एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑप्शन पिटीशन, सेकंड ऑप्शन एफिडेविट, थर्ड ऑप्शन डॉक्यूमेंट, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा पिटीशन। यानी सेक्शन 2B के अंदर दे रखा है, एप्लीकेशन की डेफिनेशन दे रखी है और उसके अंदर डेफिनेशन बता रखी है, एप्लीकेशन इंक्लूड ए पिटीशन। आवेदक के अंतर्गत अर्जी भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इजमेंट डिफाइंड इन सेक्शन। यानी सुखाचार कहाँ पर बताया गया है या कहाँ पर डिफाइन किया गया है? ऑप्शन 1 सेक्शन 2J, ऑप्शन 2 सेक्शन 2F, ऑप्शन 3 सेक्शन 2G, ऑप्शन 4 नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर रहेगा
ऑप्शन 2F के अंदर। अब अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ईजमेंट इंक्लूड ए राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन person is entitled to remove and appropriate for his own profit any part of the soil belonging to another or anything growing in attached to or subsistent upon the land of another। यानी सुखाचार के अंतर्गत संविदा से उद्भूत न होने वाला ऐसा राइट जिसके द्वारा कोई पर्सन किसी अन्य की मृदा के किसी पार्ट को या किसी अन्य की लैंड पर कोई उगी हुई उसमें संलग्न या उस पर अस्तित्ववान किसी चीज़ को हटाने या अपने लाभ के लिए उसको विनियोजित करने का हकदार होता है। तो ये ईजमेंट की डेफिनेशन है। अब इसके अंदर जो दो ऑप्शन और आ रखे हैं, सेक्शन 2J और सेक्शन 2G। तो जो सेक्शन 2G है वो कहता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। उसकी भी अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल एंड प्रिस्क्राइब पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कम्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। परिसीमा काल से वह परिसीमा काल अभिप्रेत होगा जो किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा विहित है, और विहित काल से वह परिसीमा काल अभिप्रेत है जो उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगठित परिसीमा काल है। फिर बात करते हैं सेक्शन 2G की। 2G के अंदर बता रखा है फॉरेन कंट्री के बारे में। फॉरेन कंट्री यानी मीन्स एनी कंट्री अदर देन इंडिया, विदेश से अभिप्रेत भारत से भिन्न कोई भी देश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन 2I रिलेटिंग टू, यानी जो सेक्शन 2I है वो किससे संबंध रखता है। ऑप्शन 1 टोट, ऑप्शन 2 शूट यानी वाद से, ऑप्शन 3 प्लेंटिव वादी से, ऑप्शन 4 ट्रस्टी या न्यासी से। तो इसका संबंध रहेगा 2I का संबंध रहता है प्लेंटिव से। यानी प्लेंटिव की अब डेफिनेशन देखते हैं 2I के अंदर अब दे रखी है। प्लेंटिव इंक्लूड एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू हुम ए प्लेंटिव ड्राइव्स हिज राइट टू sue। सेकंड, एनी पर्सन हुज स्टेट इन रिप्रेजेंटेड बाय द प्लेंटिव एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और द अदर रिप्रेजेंटेटिव। यानी वादी के अंतर्गत वह आता है वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से वादी वाद लाने का अपना राइट व्युत्पन्न करता है, वह व्यक्ति जिसको संपत्ति का प्रतिनिधित्व वादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। तो अब जो इसके अंदर 3 और ऑप्शन दे रखे हैं A, B, D के अंदर, वो टोट कहाँ डिफाइन कर रखा है, तो टोट डिफाइन कर रखा है 2M के अंदर। इसकी भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टोट मीन्स ए सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिव द ब्रीच ऑफ ए अदर कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अप्रत्य एक ऐसा सिविल दोष अभिप्रेत है जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग न हो। फिर बी में दे रखा है शूट, जो ये 2L के अंदर बता रखा है। शूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एन एप्लीकेशन। वाद के अंतर्गत अपील या आवेदन नहीं आता है। फिर बात करते हैं अपन ट्रस्टी की। तो जो ट्रस्टी डिफाइन कर रखा है वो 2N के अंदर डिफाइन कर रखा है। ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड ए बेनामीदार, ए मॉर्गेज remaining in possession after the mortgage has been satisfied or a person in wrongful possession without title। यानी न्यासी के अंदर बेनामीदार बंधक की तुष्टि हो जाने के बाद कब्जे में बने रहने वाला बंधकदार या हक के बिना सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति नहीं आता। यानी इसके अंदर 3 चीज़ है, बेनामीदार, बंधकदार और हक के बिना सदोष कब्जा रखने वाला। ये तीनों चीज़ इसके अंदर ट्रस्टी के अंदर नहीं आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
सूट डज नॉट इंक्लूड ऑप्शन 1 एन एप्लीकेशन, ऑप्शन 2 एन अपील, ऑप्शन 3 बोथ अबव, ऑप्शन 4 नन ऑफ अबव। तो अपन ने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर शूट के बारे में भी पढ़ा था, 2L के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर ये बताया था कि अपील और आवेदन नहीं आते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 बोथ अबव। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 2M इज रिलेटिंग, यानी जो सेक्शन 2M है वो संबंध किसका है, यानी किससे संबंध रखता है। तो ये ऑप्शन 1 टोर्ट, ऑप्शन 2 शूट से, ऑप्शन 3 प्रॉमिसरी नोट से, ऑप्शन 4 ट्रस्टी से। तो अपन ने पढ़ा था कि जो 2M है वो टोर्ट से संबंध रखता है, यानी अपकृत्य से संबंध रखता है। तो अपकृत्य की जो परिभाषा अपन ने 2M के अंदर पढ़ी थी वो इस प्रकार थी कि सिविल दोष इस प्रकार अभिप्रेत है जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8, इन विच केस से डेट शूट डज नॉट इंक्लूड एन एप्लीकेशन एंड अपील, यानी किस मामले के अंदर यह कहा गया कि वाद के अंदर आवेदन और अपील शामिल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन द्वारका वर्सेस शंभू, सेकंड ऑप्शन लता कुमावत वर्सेस विलास, थर्ड ऑप्शन हिना मेनन वर्सेस हरसुख बाई, फोर्थ ऑप्शन दीना खान वर्सेस अकरम खान। इसका राइट आंसर होगा लता कुमावत वर्सेस विलास, यानी इस वाद के अंदर यह कहा गया कि वाद के अंदर आवेदन और अपील शामिल नहीं होते हैं, लता कुमावत वर्सेस विलास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सेक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट द बार ऑफ लिमिटेशन एक्सप्लेन, यानी परिसीमा अधिनियम कि किस भाग में परिसीमा का वर्जन समझाया गया है या बताया गया है। ऑप्शन 1 सेक्शन 3, ऑप्शन 2 सेक्शन 4 to 24, ऑप्शन 3 सेक्शन 4, ऑप्शन 4 सेक्शन 10। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सेक्शन 4 to 24, यानी इसके अंदर क्या है कि परिसीमा का वर्जन के बारे में बताया गया है, यानी लिमिटेशन द बार ऑफ लिमिटेशन एक्सप्लेन के बारे में बताया गया है। ठीक है, द बार ऑफ लिमिटेशन के बारे में सेक्शन 4 to 24 के बारे में बताया गया है। अब इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं सेक्शन 3, तो सेक्शन 3 के अंदर क्या है, सेक्शन 3 के अंदर क्या दे रखा है, परिसीमा द्वारा वर्जन दे रखा है। और ऑप्शन बी अपन ने पढ़ लिया था। ऑप्शन सी सेक्शन 4 ये क्या बताता है, सेक्शन 4 बताता है कि जो विहित काल का अवसान है, जब कोर्ट बंद हो जाता है तब क्या रहेगा, तो उसके बारे में बात करता है कि जब कोई वाद, अपील या आवेदन विहित काल का अवसान किसी ऐसे दिन हो जिस दिन कोर्ट बंद हो जाए, तो वहाँ उस दिन वाद संस्थित किया जा सकेगा, अपील की जा सकेगी या आवेदन किया जा सकेगा जिस दिन कोर्ट पुनः खुलेगा। ठीक है, तो सेक्शन 4 के अंदर ये बता रखा है। फिर आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 कहता है ट्रस्टीज़ के बारे में, यानी ट्रस्टीज़ और प्रतिनिधित्व के विरुद्ध वाद के बारे में बात करता है। कि न्यासियों तथा उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद कि किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसमें संपत्ति किसी विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए कोई न्याय सिद्ध हुई है, या उसके विधिक प्रतिनिधियों या समुद्देशियों के विरुद्ध उसके या उनके हस्तगत ऐसी संपत्ति या उसके कोई भी आगम का पीछा करने के उद्देश्य से इस संपत्ति या उसके आगम के लेखा के लिए कोई वाद कितना भी समय बीत जाने के बाद वर्जित नहीं होगा। यानी ये कहाँ पर लागू नहीं होगा, एक तो ट्रस्टी, सेकंड LR, फोर्थ असाइनी, अब एक इसके अंदर जो अपन के जो शेड्यूल फर्स्ट है, शेड्यूल फर्स्ट के अंदर एक ट्रस्टी के बारे में कुछ एंट्रियाँ भी बताई गई है, और वो एंट्रियाँ हैं अपने एंट्री नंबर 92, 93, 94, 95 और 96। यानी ये जो उसका पार्ट 8 है, शूट रिलेटिंग फॉर
ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज प्रॉपर्टी, न्यास और न्यास संपत्ति संबंधी वाद एंट्रीज के बारे में बात करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग इन सेक्शन, यानी लिखित अभिस्वीकृति के प्रभाव किस धारा के अंदर बताया गया है। तो सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20। तो इसका राइट आंसर रहेगा सेक्शन 18। ठीक है, यानी लिखित अभिस्वीकृति का जो प्रभाव है वो सेक्शन 18 के अंदर बताया गया है। तो सेक्शन 18 के अंदर क्या दे रखा है कि जहां की किसी संपत्ति का राइट कोई विषयक वाद या आवेदन के लिए विहित काल में अवसान के पहले ऐसी संपत्ति का राइट या विषयक दायित्व की लिखित अभिस्वीकृति की गई है, उस पक्षकार द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति या राइट का दावा किया जाता है, या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जिसमें वह अपना अधिकार या दायित्व उत्पन्न करता है, हस्ताक्षरित करता है, वहां उस समय से जब वह अभिस्वीकृति इस प्रकार हस्ताक्षरित की गई थी एक नया परिसीमा काल संगणित किया जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड क्लॉज ये बात करता है कि जहां की वह लेख जिसमें अभिस्वीकृति अंतरिक्ष है बिना तारीख का, वहां उस समय के बारे में जब उसने हस्ताक्षरित किया था यानी साइन किया था वो मौखिक साक्ष्य दे सकेगा, लेकिन जो इंडियन एविडेंस एक्ट के 1872 के उपबंधों के अधीन यह होगा कि अंतरिक्ष का मौखिक साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा, यानी एडमिसिबल नहीं होगा। फिर बात करते हैं इसके अंदर सेक्शन 17। जो सेक्शन 17 है वो क्या कहता है कि कपट और भूल के प्रभाव के बारे में बात करता है। सेक्शन 17 बात करते हैं अपन जहां की किसी ऐसे वाद या आवेदन में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा कोई परिसीमा काल विहित है, यानी बात अब देखो समझो इसके अंदर क्या दे रखा है कि वाद और आवेदन दे रखा है, यानी जो कपट और भूल का प्रभाव है वो अपील के ऊपर लागू नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। इसके अंदर 4 ABCD दे रखे हैं जो वेद काल के बारे में बताता है। वह वाद या आवेदन प्रतिवादी या प्रत्यर्थी या उसके अभिकर्ता के कपट पर आधारित हो। सेकंड, यह अधिकार उस अधिकार या हक का ज्ञान जिस पर वाद या आवेदन आधारित है किसी यथापूर्वक व्यक्ति के कपट द्वारा छिपाया गया हो। थर्ड, वाद या आवेदन किसी भूल के परिणाम से मुक्ति के लिए। फोर्थ, वादी या आवेदक के अधिकार को स्थापित करने के लिए आवश्यक कोई दस्तावेज उससे कपटपूर्वक छिपाई गई हो। तो वहां पर क्या होगा, परिसीमा काल का चलना तब तक के बिना आरंभ नहीं होगा जब वादी या आवेदक उस कपट या भूल का पता न चल जाए। सम्यक तत्परता से पता चल सकता था कि वो छिपाई गई दस्तावेज उस दशा में तब तक के बिना आरंभ न होगा जबकि छिपाई गई दस्तावेज के पेश करने या उसके पेश किया जाना या विवश करने के साधन वादी के आवेदक को सर्वप्रथम प्राप्त न हुए हों। ठीक है, तो सेक्शन 17 क्या बताता है, कपट या भूल का प्रभाव के बारे में बात करता है। फिर बात करते हैं सेक्शन 19 की। सेक्शन 19 बात करता है अपना ऋण लेखे और वसीयत संपदा का ब्याज लेखे का संदाय के बारे में, यानी इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेब्ट और ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लेगेसी के बारे में बात करता है। ठीक है, फिर सेक्शन 20 है। सेक्शन 20 किसके बारे में बात करता है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति का संदाय या उसका प्रभाव के बारे में बात करेगा। जो 18 और 19 के अंदर जो डिसेबिलिटी बता रखी है उसके अधीन रहते हुए कि व्यक्ति की दशा में विधि पूर्वक संरक्षक, संपूर्दार, प्रबंधक या अभिस्वीकृति का हस्ताक्षर करने या संदाय करने के लिए जो संरक्षक या संपूर्दार प्रबंधक सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता आता है, इसके बारे में जो सेक्शन 20 है वो बात करता है। इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट बाय अनदर पर्सन। ठीक है, तो सेक्शन 20 के बारे में अपन इसका हेडिंग जान लिया। तो ये तो अपने क्वेश्चन 10 पढ़े थे और करीब करीब अपन ने जो कुछ भी इसके अंदर अब ABCD के अंदर जो कुछ भी आया था इसके अंदर भी अपन ने पूर्ण रूप से चर्चा की थी। आई होप मेरे ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आ गए होंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू।